हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर सैयद जुनैद अली। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जो कि जनरली रिलेटेड है फीमेल्स से, कि फीमेल्स में हेयर लॉस और हेयर शेडिंग क्या होता है, हेयर फॉल क्या होता है। इसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि हेयर शेडिंग और हेयर फॉल्स क्या होता है, इसका कारण क्या होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथिकली क्या हम इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हेयर शेडिंग किसे कहा जाता है या हेयर शेडिंग और हेयर लॉस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हेयर शेडिंग इसे कहा जाता है कि जनरली हमारे सर पे जो भी बाल होते हैं तो वो कभी ना कभी गिरते हैं। तो जनरली इसके जो हेयर शेडिंग्स जो होती है 4 से 5 साल, जो हमारा एक बार जब हम बाल आता है तो वो 4 से 5 साल तक उसकी साइकिल होती है। 4 से 5 साल के बाद में वो गिर सकता है। 40 से 50 बाल हमारे सर से डेली गिरते हैं कि जिसे हेयर शेडिंग्स कहा जाता है। और जो नॉर्मल साइकिल्स अपने हेयर कंप्लीट करते हैं उसके बाद वो गिरना शुरू होते हैं जिसे हेयर शेडिंग्स कहा जाता है। और जो नॉर्मल हेयर होते हैं जो गिरते हैं, जो नॉर्मल हेयर फॉल जिसे कहा जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये हेयर शेडिंग्स बढ़ जाती है। जनरली कभी हम ट्रैवल करते हैं तो उस कंडीशंस में भी हेयर शेडिंग्स या हेयर फॉल्स बढ़ जाते हैं। और कुछ कंडीशंस में हमें फीवर बुखार रहता है तो भी उस कंडीशंस में हेयर फॉल्स बढ़ जाते हैं। या फिर कभी हमारे डाइट में कुछ प्रॉब्लम्स रहती है तो उस कंडीशंस में भी हेयर फॉल्स ज़्यादा होते हैं। तो ये हेयर शेडिंग्स होते हैं, इसे हेयर फॉल्स नहीं कहा जाता है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन होती है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है कि हेयर शेडिंग किसे कहते हैं, इसी तरह जो बाल शेड होते हैं, जो बाल झड़ते हैं या जो बाल गिरते हैं तो उसकी जगह पे एक उसी की क्वालिटी का बाल वैसे ही एक नया आता है। लेकिन अगर ये क्वालिटी ख़राब हो या उसकी जगह पे बाल बहुत ज़्यादा पतला है या फिर वो ग्रो ही ना करे या फिर वो बाल नया आए ही ना, तो इसे हम हेयर फॉल कहते हैं या इसे हम हेयर लॉस कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फीमेल्स में हेयर फॉल्स या हेयर फॉल्स का पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, जैसे हमने देखा है हमारे लास्ट वीडियो में कि मेल्स में बाल्डनेस जो होता है, मेल्स का हेयर पैटर्न्स, जो हेयर फॉल्स का जो पैटर्न होता है वो सामने की तरफ से होता है, जो हेयर लाइंस है वो कम हो जाती है और वो कंडीशंस बाल्डनेस में आती है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में बाल्डनेस हमें देखने के लिए बहुत कम होती है। लेकिन फीमेल्स का पैटर्न ये होता है कि फीमेल्स में जनरली एक क्राउन एरिया जो अपना रहता है उसमें से हेयर फॉल्स होते हैं और ये बाल जो है तो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। और हेयर फॉल्स की कंडीशंस जिनमें आती है कि जिनमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल्स होते हैं, बाल जो है तो रीग्रोथ नहीं हो पाते। और जनरली फीमेल्स ऐसा बताती है कि जो एक ऑब्जर्वेशन में आता है कि क्राउन एरिया से उनके हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और थिनिंग हेयर होते हैं और उसके बाद में हेयर फॉल होता है। कि जनरली ये पैटर्न हेयर फॉल्स का फीमेल्स में होता है, इसे स्पेशली फीमेल हेयर फॉल्स ऑफ पैटर्न ऑफ फीमेल हेयर फॉल्स कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फीमेल हेयर फॉल पैटर्न के क्या कारण होते हैं, कि जनरली किन कंडीशंस या किन कारण की वजह से फीमेल्स में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं और जिनमें बाल्डनेस जैसी कंडीशंस या हेयर फॉल जैसी कंडीशंस आ जाती है। दोस्तों, हेयर फॉल्स में, फीमेल्स में हेयर फॉल्स में सबसे पहला तो कारण ये होता है कि वो जेनेटिक्स की वजह से या फिर कुछ जेनेटिक्स, सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक्स, जिसमें अगर पेरेंट्स को, फादर या मदर्स को बाल्डनेस जैसी कंडीशंस है ऑलरेडी तो वही कंडीशंस, वही हेयर फॉल की कंडीशंस अपने बच्चों में आती है। जो फीमेल्स को हेयर फॉल्स हो रहे थे, अगर उनके पेरेंट्स को हेयर फॉल्स है या उनके पेरेंट्स को बाल्डनेस है तो उनके बच्चों में भी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण ये देखा जाता है कि हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जिनके इम्बैलेंस की वजह से बालों में थिनिंग होती है और उसमें हेयर फॉल्स जैसी कंडीशंस आती है, जिनमें सबसे पहला तो होता है ईस्ट्रोजन। दूसरा आता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल हार्मोन है जो फीमेल्स में भी होता है। इन कंडीशंस की वजह से या इसकी कमियां ज़्यादती की वजह से भी बालों में थिनिंग होती है और हेयर फॉल जैसी कंडीशन होती है। और तीसरा हार्मोन्स होता है थायराइड हार्मोन्स की वजह से भी फीमेल हेयर फॉल्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन के बारे में। ईस्ट्रोजन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, जिसके फंक्शंस नियर अबाउट 400 to 500 हमारे बॉडी में जिसके फंक्शंस होते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन के, ये मेल्स में भी पाया जाता है और फीमेल्स में भी पाया जाता है। लेकिन फीमेल्स में इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जनरली ये जो हमारे हेयर फॉल्स पैटर्न, जो फीमेल हेयर फॉल्स जो पैटर्न है,
जिसमें ये हेयर्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हेयर्स की जो शाफ्ट होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी ग्रोथ को मेंटेन करता है और उसकी शाफ्ट को भी डेवलप रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ईस्ट्रोजन का होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जिनमें फीमेल्स में जब एज ज़्यादा होती है या फिर 40 अबव 40 एज हो जाती है या फिर एज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है 30 to 40 या अबव 40, तो इस कंडीशंस में ईस्ट्रोजन्स का लेवल बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। इन कंडीशंस में ईस्ट्रोजन जैसे ही कम होता है तो हेयर ग्रोथ कम हो जाती है और हेयर का जो शाफ्ट रहती है, जिसमें हेयर की जो शाफ्ट रहती है तो वो ब्रेकेज होना शुरू हो जाती है जैसे ही ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है। तो इन कंडीशंस में हेयर फॉल्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, जो जनरली फीमेल्स में होता है। एक और हार्मोन होता है जो मेल्स में भी रहता है और फीमेल्स में भी रहता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कुछ कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से भी हेयर फॉल्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है फीमेल्स में, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। इसमें हेयर फॉल्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा आती है टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से। दोस्तों एक और हार्मोन होता है थायराइड हार्मोन। इसमें अगर आपका थायराइड ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, आपको हाइपरथायराइडिज्म है, तो भी आपको हेयर फॉल्स जैसी कंडीशन आती है फीमेल्स में। और अगर आपका थायराइड कम फंक्शन कर रहा है, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो इस कंडीशंस में भी आपको हेयर फॉल्स की कंडीशंस आ जाती है। कुछ एक आयरन डिफिशियंसी, अगर आपको आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, आयरन डिफिशियंसी है, तो इन कंडीशंस में भी आपको हेयर फॉल्स या फीमेल पैटर्न हेयर फॉल्स जैसी कंडीशंस फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। दोस्तों अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर कि फीमेल पैटर्न हेयर फॉल में कौन सी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन हम ले सकते हैं, जिनमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो कि सेपिया और लाइकोपोडियम। दोस्तों सेपिया हम उस टाइम में देते हैं कि जब फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है और हेयर फॉल जैसी कंडीशंस आती है। जनरली हमने पहले भी देखा है कि ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में हेयर फॉल्स को कम करता है और हेयर को ग्रोथ करता है और इसको एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हम यूज़ करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है ईस्ट्रोजन कि। लेकिन जैसे ही एज बढ़ते जाती है, उम्र ज़्यादा होते जाती है, तो ये ईस्ट्रोजन का लेवल हमारी बॉडी में कम होते जाता है। तो इस वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है और हेयर फॉल्स की कंडीशन आती है। ऐसी कंडीशंस में जिनमें ईस्ट्रोजन की लेवल कम होते जाती है, तो इस कंडीशंस में सेपिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेपिया ले सकते हैं कि जिसमें बहुत अच्छी तरीके से हेयर फॉल्स कम हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जनरली हम उस टाइम में यूज़ करते हैं जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल्स के बहुत ज़्यादा होता जाता है, जिसका सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं कि उनके हेयर्स पर, जिनके हैंड्स पर और फेस पर बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे हर्सुटिज्म कहा जाता है। इन कंडीशंस में इसके साथ में अगर हेयर फॉल हो, जो कि फीमेल पैटर्न हेयर फॉल है, तो लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक तीसरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो है नेट्रम्यो। नेट्रम्यो उन कंडीशंस में हम इस्तेमाल करते हैं कि जिनमें आयरन डिफिशियंसी है, जिन गर्ल्स में, जिन फीमेल्स में आयरन डिफिशियंसी है और उन्हें फीमेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न हेयर फॉल्स आ रहे हैं, तो उनमें हम नेट्रम्यो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कुछ कंडीशंस में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेस चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल्स जिनमें आ रहे हैं, तो उस कंडीशंस में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो है एसिड फॉस। एसिड फॉस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्ट्रेस की वजह से जो हेयर फॉल्स हो रहे हैं उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन वैसे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम इसे अगर किसी हमारे डॉक्टर्स की सलाह या किसी डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में अगर हम ले, तो बहुत अच्छे से हम ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ना लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।